आज फिर से जब मैं कमरे से बाहर निकली तो मैंने देखा कि कुछ औरतें सहन में बैठी हुई हैं और बारी बारी चाचू के कमरे की तरफ जा रही हैं। मैं ये सब देखकर बहुत हैरान होती थी। बचपन में हमें कहा गया था कि मेरे चाचू हिकमत करते हैं, मगर अब वक्त गुजरने के साथ साथ मैं इतनी समझदार हो गई कि इस बात पर यकीन नहीं करती थी, क्योंकि अगर चाचू हिकमत करते थे तो इसमें छुपाने वाली बात क्या थी। और फिर मेरी माँ मुझे इस बारे में बात क्यों नहीं करने देती और ना ही मुझे चाचू की तरफ जाने देती हैं। हत्ता कि जब से मैंने होश संभाला था, मैंने देखा था मेरी माँ कभी भी चाचू और दादी से सीधे मुंह बात नहीं करती थी, बल्कि हमें भी रोका हुआ था। मेरे लिए ये बात ज़्यादा चौंकाने वाली बात थी और बहुत ज़्यादा अचंभे वाली बात ये थी कि जो औरतें चाचू के हुजरे में जाती थीं तो कुछ दिन बाद ही वो ये खुशखबरी लेकर आती थी कि वो बहुत ज़्यादा अमीर हो गई हैं। मेरे लिए ये बात ज़्यादा हैरत की बात होती थी। मैं जब ये सब देखती थी तो मेरा दिल करता था कि मैं इस हकीकत तक पहुंचूं कि आखिर इस सब की वजह क्या है और किस तरह वो औरतें अमीर होती हैं। मगर मेरी अम्मी इस बात पर मुझे सख्ती से झिड़क देती थी, मुझे बात करने नहीं देती थी। मैं अपनी दादी से इस बारे में बात करती तो वो भी गोल मोल जवाब दे देती थी और दादी के रवैये से साफ जाहिर होता था कि वो अम्मी की वजह से कोई बात नहीं करती। तब मुझे शक हुआ था कि कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है। यकीनन कुछ ऐसा मामला है जो मुझसे छुपाया जा रहा है। और मैंने ये भी नोट किया था कि चाचू ज़्यादातर अपने हुजरे में ही रहते थे और जब भी कोई औरत हमारे यहाँ आती थी तो सिर्फ एक ही औरत को अपने हुजरे में बुलाते और बहुत देर बाद वो औरत बाहर आती तो इसके बाद दूसरी औरत जाती थी, यानी वो एक साथ सारी औरतों को नहीं बुलाते थे। ये सब देखकर मुझे किसी गड़बड़ का एहसास होने लगा था और मैं भी तजस्सुस में पड़ गई थी कि आखिर चाचू अपने हुजरे में आई औरतों के साथ क्या करते हैं और ऐसा क्या राज है जो हम बच्चों से छुपाया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने शिद्दत से महसूस किया था कि मेरी माँ हर वक्त ख़राब मूड के साथ बैठी रहती है और मेरी दादी और चाचू के साथ रवैया सही नहीं रखती थी। सिर्फ इतना ही नहीं, अक्सर मैंने अपने अम्मी और अब्बू के साथ लड़ते झगड़ते पाया था, मगर हमें कभी किसी बात की समझ नहीं आई थी, क्योंकि जब हम वहाँ मौजूद होते थे तो अम्मी बात नहीं करती थी और हम बहन भाइयों को आज तक मालूम नहीं हो सका था कि आखिर इस सब की वजह क्या है। और फिर जो औरत भी आती थी वो अपनी चादरों में मुंह छुपाए एक दूसरे से भी कतराती थी, यूं जैसे साथ बैठने से कोई मसला हो जाएगा। साफ जाहिर होता था कि वो एक दूसरे से भी अपना आप छुपाती हैं और कोशिश करती हैं कि किसी को भी पता ना चले कि चादर में बैठी औरत कौन है और कहाँ की रहने वाली है। यानी जो कुछ भी हो रहा था वो सबसे छुपा हुआ था और जो भी औरतें आती थीं उनको भी मालूम होता था कि क्या काम है जो खामोशी से करना है, मगर वो सिर्फ और सिर्फ अमीर होना चाहती हैं, इसलिए छुपा हुआ काम करने को भी तैयार होती। अब तो मुझे अनहोनी का एहसास होने लगा था और मैंने सोच लिया था कि मैं भी इस हकीकत तक ज़रूर पहुंचूंगी, मगर मेरी माँ मेरी ये कोशिश नाकाम करती थी और फिर मुझे और मेरे बहन भाइयों को हॉस्टल में दाखिल करवा दिया ताकि मैं घर से दूर रहूं, क्योंकि मेरी अम्मी जान गई थी कि मैं अब तजस्सुस में पड़ गई हूँ कि चाचू के हुजरे का राज जानूं। तभी मेरी अम्मी ने सब बहन भाइयों को हॉस्टल में दाखिल करवा दिया था। अब हम महीने बाद ही आते थे और जब आते तो सारा वक्त अम्मी हमें अपने पास रखती और कोशिश करती कि हम इनके अलावा किसी के साथ बात ना करें। और मुझे यही बात बहुत हैरत में मुब्तला करती थी। कभी कभी मुझे लगता था कि मेरी माँ मगरूर औरत है, क्योंकि शहर की पढ़ी लिखी औरत थी जबकि मेरा ददियाल गाँव का था। मगर फिर भी मुझे समझ नहीं आती थी कि आखिर सब की वजह क्या है। फिर एक बार मैंने अपने वालिद से भी इस बारे में बात करने की कोशिश की कि आखिर ये हुजरे में चाचू क्या करते हैं और अम्मी हमें सबसे बात क्यों नहीं करने देती, जिस पर अब्बू ने मुझे प्यार से समझाया था कि जो तुम्हारी माँ तुमको कहती है वही किया करो, उसकी बात माना करो। एक और बात थी जिसने मुझे चौंकाया था, वो ये थी कि जब से हमने होश संभाला था हमने देखा था कि चाचू भी ज़्यादातर अपने हुजरे में ही रहते थे और वो ज़्यादा बात नहीं करते थे और एक दो बार सामना होने पर इनकी हालत भी बहुत अजीब सी दिखाई दी थी। वो मुझे अपने होश में नहीं लगते थे। तब मैं बहुत डर गई थी और इनसे दूर रहना शुरू कर दिया था। मगर ये बात मेरी समझ से बाहर थी कि आखिर इस घर में हो क्या रहा है और एक ही घर में होते हुए सब एक दूसरे से दूर दूर और बेजार से रहते हैं और वो औरतें सहन की तरफ बैठती हैं, वहाँ हम बच्चों का जाना मना था और अम्मी और चाची भी इस तरफ कभी नहीं जाती थी। बस कोई काम या बात होती तब ही दादी
बस कोई काम या बात होता दादी ही इस तरफ जाती। और मैं जब से समझदार हुई थी मैंने देखा था कि मेरी चची की आंखें हर वक्त नम सी रहती हैं और वो उदास उदास रहती थी। और अक्सर मैंने इनको देखा था कि वो रोते हुए अम्मी से कुछ कह रही होती थी, मगर हमारे आने पर खामोश हो जाती। लाख कोशिश करने पर भी मुझे उनकी बात समझ में नहीं आती थी। बस इतना मालूम हुआ था कि चाचू कुछ ऐसा काम करते थे जो किसी से भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। सिर्फ दादी थी जो चाचू की हमनवा थी और इनकी मदद भी करती थी। इस वजह से चाचू अपना काम नहीं छोड़ते थे। दादी इनका पूरी तरह से साथ दे रही थी और इनको शहद दी हुई थी कि वो अपना काम जारी रखें। जब इंसान को एक चीज़ से रोका जाता है तो इसके दिल में तजस्सुस बढ़ता ही जाता है और वो बार बार इस चीज़ के पीछे पड़ जाता है, इसकी खोज में लग जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। मुझे जितना इस मामले से दूर रखा जा रहा था, लेकिन मैं इतना ही इसके अंदर घुसती चली जा रही थी। मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं सच्चाई तक कैसे पहुंचूं, क्योंकि मैंने जिससे भी पूछने की कोशिश की थी तो सब ने यही कहा था कि ऐसा कुछ नहीं है, बस तुम अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो और अपनी बात माँ की माना करो। वो तुम्हारी फिक्र में ऐसा कहती हैं, तुम्हें भी चाहिए तुम अपनी माँ की बात को मानो और इन मामला से दूर रहो। और कुछ नहीं है, बस तुम्हारे चाचू हिकमत करते हैं। लेकिन मैं शक में पड़ जाती थी कि ये कैसी हिकमत ठीक है जिससे औरतें अमीर हो जाती हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने देखा था औरतें जब आती खाली हाथ होती थी, मगर हुजरे से निकलती तो इनके हाथों में कुछ लिया हुआ होता था। और एक बार तो मैं बुरी तरह से चौंक गई जब आधी रात को मेरी आंख खुली तो मैंने खिड़की को देखा कि आधी रात को सब गहरी नींद में थे, तो चाचू बाहर से कुछ ला रहे थे और सारा सामान फौरन ही अपने हुजरे में ले जाते थे। और इतना ही नहीं, वो सारा सामान काले रंग के बैग्स में पैक होता था, यानी पता ही नहीं चलता था कि वो किस चीज़ का सामान है। मगर ये सब देख देख कर मैं बहुत ज़्यादा मुतजस्सिस हो चुकी थी और हर हाल में इस राज तक पहुंचना चाहती थी कि आखिर चाचू ऐसा क्या करते हैं। मगर मैं कभी भी इस काम में कामयाब नहीं हुई थी, क्योंकि घर में अम्मी का पहरा बहुत सख्त था और जब भी अम्मी कहीं जाती थी तो या वो इस वक्त जाती जब हम हॉस्टल में होते थे या फिर वो हमें साथ लेकर जाती थी। इस वजह से मैं कभी भी इस हुजरे के राज तक पहुंच नहीं पाई थी। और एक बार मुझे मौका मिला कि मैं औरतों के पास जाके वहाँ सब कुछ जान सकूं, तो मैंने महसूस किया था कि औरतें मुझे देखकर चौंक गई थीं और आपस में चहमगोइयाँ करने लगी थीं। यकीनन वो हैरान हो चुकी थीं कि मैं वहाँ क्या कर रही हूँ, क्योंकि वो सब भी अम्मी की सख्त मिजाजी की वजह से बहुत कुछ जान चुकी थी। क्योंकि अक्सर मेरी दादी अम्मी से ज़ोरों शोर से लड़ाई करती थी और इनसे किसी बात पर बहस करती थी। हमें कभी सारी बात समझ तो नहीं आई कि वो क्या कहती हैं, मगर एक दो बार मैंने उड़ते उड़ते ये अल्फाज ज़रूर सुने थे कि वो दादी से कहती थी कि आप इस जुर्म में बराबर की शरीक हैं। जो कुछ भी आपका बेटा इस घर में करता है आप सब जानती हैं और आप इस चीज़ का अल्लाह को जवाब भी देंगी। आप ना सिर्फ बेटे के गुनाहों में इसका साथ दे रही हैं, बल्कि आपकी इस शय पर आपका बेटा अपनी बीवी का हक भी मार रहा है और इसके साथ जुल्म कर रहा है। उसको ये सब नहीं करना चाहिए था और अगर आप चाहती तो अपने बेटे को रोक सकती थी, मगर आपको अल्लाह से भी डर नहीं लगता और दूसरी औरतों की तरह बस दौलत के चक्कर में रहती हैं। और ये आने वाली सारी औरतें गुनाहगार हैं और आप भी इस गुनाह में बराबर की शरीक हैं। और अगर मुझे ये पता होता कि इस घर में ये सब होता है तो मैं कभी भी इस घर की बहू ना बनती। आपने हमें धोखा दिया है और हमें धोखे में रख कर मुझे इस घर की बहू बनाकर आपने मुझे जीते जी जहन्नम में धकेल दिया है। और आपकी वजह से अब मैं ना दिन को चैन से बैठ सकती हूँ, ना रात को चैन से सो सकती हूँ। हर वक्त धड़का लगा रहता है कहीं मेरे बच्चे इस हकीकत से वाकिफ ना हो जाएं और इस हकीकत को जान लेने के बाद शर्म और जिल्लत की ज़िंदगी जीते रहें। मैंने इसी वजह से अपने बच्चों को अपने से दूर किया हुआ है और इस सब की वजह सिर्फ और सिर्फ आप हैं। गर्ज इस तरह की बातें मैंने एक दो बार अम्मी के मुंह से सुनी थी, मगर मसला ये था कि जब भी हम करीब जाते थे अम्मी या तो खामोश रहती या फिर मुझे झिड़क के भेज देती थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, अम्मी बात भी गोल मोल लहजे में किया करती थी कि मुझे कुछ भी पता नहीं चलता था कि ऐसा कौन सा गुनाह था जो चाचू कर रहे थे और दादी इसकी शरीक थी। और शायद इसी वजह से वो औरतें मुझे वहाँ देखकर हैरान हुई थी और आपस में सरगोशियाँ करने लगी थीं। उनको इस तरह हैरान होता देखकर मैं थोड़ी शर्मिंदा हुई, मगर फिर हिम्मत करके इनके पास चली गई और इनसे बहाने से पूछने लगी थी कि वो यहाँ क्या करने आती हैं और किस तरह से अमीर होती हैं।
मुझे वो तरीका बताएं जिस पर वो मुंह खोले मेरा मुंह देख रही थी। और फिर इनमें से एक औरत ने मुझे कह दिया था कि तुम जाओ यहाँ से, अगर तुम्हारी माँ ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी, और ये तुम्हारा मसला नहीं है। मैं इनकी बात से मायूस हुई थी, लेकिन इतना ज़रूर समझ आ गया था कि चाचू ज़रूर कोई हराम और गलत काम कर रहे थे। अब मैं इस हकीकत तक पहुँचने के लिए बहुत बेचैन हो गई थी, और मैं चाहती थी कि सच जानूं, और जल्द ही मुझे अपना सच्चाई जानने का मौका मिल गया। हुआ यूं कि मैं हॉस्टल में थी, तब अचानक हंगामी हालात होने की वजह से हमारा कॉलेज बंद हो गया, जिसकी वजह से मुझे घर जाना पड़ा था। और जब मैं घर पहुंची तो मालूम हुआ कि साथ वाले गांव में हमारे करीबी अजीज़ों की शादी है, जिसमें मेरी दादी, अम्मी और चची गई हुई हैं। क्योंकि बच्चे घर पर नहीं थे, सब हॉस्टल में थे, और इसी वजह से मेरी अम्मी बेफिक्र होकर शादी में चली गई थी। और अब वो नहीं जानती थी कि अचानक हंगामी हालात पैदा होने से मैं घर वापस आ गई हूँ। और इधर से मैं ये सब देखकर शुक्र अदा कर रही थी कि मुझे मौका मिल गया था कि मैं इस हकीकत से पर्दा उठा सकूं। तब मैंने अपना प्रोग्राम बनाया और सोची समझी तरकीब के तहत काम करने लगी। सबसे पहला काम मैंने ये किया कि घर के सभी दरवाजे अच्छी तरह से बंद कर लिए और दाखिली दरवाजे पर नज़र रख कर बैठ गई। और इससे पहले ये कन्फर्म कर लिया था कि चाचू अपने हुजरे में ही थे। मैंने सोच लिया था कि आज तो हर हाल में हकीकत जानकर रहूंगी। दिल ही दिल में मैं बहुत ज़्यादा घबरा भी रही थी कि जाने क्या होने वाला था और जाने अंदर हुजरे में क्या होता था, मगर अपनी फितरी तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर मैं ये सब काम करने के लिए बेचैन थी। तभी दिल में अल्लाह से अपनी हिफाजत की दुआएं मांगते हुए वहाँ बैठ गई। और इसके बाद मैंने ये किया कि जो भी औरत आती है मैं इनसे यही कहती थी कि चाचू भी शादी में गए हुए हैं। तो मेरी बात सुनकर वो औरतें बुरी तरह चौंक जाती और कहती, ऐसा कैसे हो सकता है कि वो अपना काम छोड़कर शादी में चला जाए, हालांकि इसके लिए ये काम बहुत ज़रूरी था और वो पहले कभी नहीं गया था। मगर मैंने इनकी बातें सुनकर चेहरे के तासुरात ऐसे रखे थे कि जैसे मैं अपनी बात में संजीदा हूँ और वो वाकई घर पर नहीं है। तब वो मायूसी से सर हिलाते चली जाती और ये भी पूछती जाती कि कल तो होंगे ना, और मैं भी इनको कल का कह देती। मेरा दिल बुरी तरह से धड़क रहा था कि कहीं को गड़बड़ ना हो जाए, मगर शुक्र कि ऐसा नहीं हुआ था कुछ भी। और इस तरह करते करते शाम हो गई। फिर मैंने दरवाज़ा अच्छे से बंद किया और काली चादर ओढ़कर चाचू के हुजरे की तरफ जाने लगी, मगर अब जाते हुए मेरी टांगें बुरी तरह से कांप रही थीं और अंदर ही अंदर किसी अनहोनी का एहसास भी हो रहा था। एक पल को तो मेरा दिल किया कि मैं अपना सारा शौक और तजस्सुस एक साइड पर रख कर इस काम से तौबा कर लूं और वो जो भी करते हैं इस तरफ तवज्जो ना दूं, कहीं ऐसा ना हो मुझे लेने के देने पड़ जाएं। मेरे दिल और दिमाग पर खौफ छाया हुआ था और अजीब वो हैं मार रहे थे, लेकिन फिर भी मैं वहाँ जाना चाहती थी। मगर हुजरे के करीब पहुंचकर फिर मैंने सोचा कि बस अब यहाँ तक आ ही गई हूँ तो अंदर भी जाकर देख लेती हूँ। और मैंने सोच लिया था कि अगर कुछ ऐसा होने लगा तो मैं चादर उतार दूंगी, और मुझे यकीन था कि जो भी हो चाचू मेरे साथ कुछ गलत नहीं करेंगे। मगर मैं बहुत डरी हुई थी। तभी मुझे अंदर से आवाज़ आई कि जल्दी अंदर आओ, फिर मैंने अपना अगला काम भी करना है। मैं चाचू की ये बात सुनकर बहुत हैरान हुई थी कि उनको कैसे पता चला कि बाहर कोई आया हुआ है। तब मैं बुरी तरह से डर गई थी और फिर दिल में आयतल कुर्सी का विर्द करते हुए धड़कते दिल के साथ अंदर दाखिल हो गई। और तब मैंने कमरे का जो हाल देखा उसने मेरे रोंगटे खड़े करते थे। मेरी रूह फना हो गई थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि हुजरे के अंदर मुझे ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। मेरे हाथ पैर फूल रहे थे, चेहरे पर पसीने के कतरे नमूदार हो रहे थे, मेरी टांगें कांपने लगी थीं और मेरा दिल किया कि मैं यहाँ से उल्टे कदमों भाग जाऊँ। और इससे पहले कि मैं वापस जाती, चाचू की अगली बात ने मेरे होश उड़ा दिए थे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मुझे इस किस्म की कोई बात सुनने को मिलेगी। मैं बुरी तरह घबराहट का शिकार हो चुकी थी और इससे पहले कि मैं वापस भागती या कुछ करती, अचानक चाचू ने मुझे बाजू से तो दबोचा और फिर मेरे साथ। मेरी अम्मी शहर की पढ़ी लिखी औरत थी। मेरे नाना ने अपने सारे बच्चों को भी बहुत अच्छी और सुलझी हुई ज़िंदगी दी थी और सबको अच्छे स्कूलों और कॉलेजों यूनिवर्सिटीज़ में तालीम दिलवाई थी, जिस वजह से मेरी अम्मी बहुत ही सुलझी हुई तबीयत की मालिक थी। अम्मी अभी यूनी की शागिर्द थी जब मेरी बड़ी खाला की शादी हुई। इनकी शादी पढ़े लिखे और कामयाब इंसान के साथ हुई थी, मगर शादी के बाद पता चला कि वो नाम का सुलझा और पढ़ा लिखा इंसान है। दर हकीकत वो इंतहाई घटिया इंसान था और उसने खाला का जीना हराम कर दिया था
तब नाना ने बहुत मुश्किल से खाला की इस आदमी से जान छुड़वाई थी, मगर इतनी तकलीफ़ें सहने पर खाला जी नहीं पाई और तलाक के कुछ रोज़ बाद ही इंतकाल कर गईं। इससे मेरे नाना और नानी बहुत दिल बर्दाश्ता हुए और उन्होंने तौबा कर ली कि अब दूसरी बेटी की शादी अपने में ही करनी है, चाहे कुछ भी हो। और तब अम्मी का रिश्ता नाना ने अपने भांजे के साथ तय किया और अम्मी से ये कहकर मिन्नत की कि एक बेटी की तकलीफ सह चुके हैं, दूसरी को खोना नहीं चाहते और मेरा ये भांजा सबसे अलग और सुलझा हुआ है, तुम खुश रहोगी। अम्मी इस रिश्ते पर राजी तो नहीं थी, मगर सब जानती थी, तभी खामोश हो गई और बुरे दिल के साथ इस रिश्ते पर हामी भर ली। और फिर अम्मी ब्याह कर शहर से गांव आ बसी। अपनी शादी के वक्त अम्मी बहुत परेशान थी कि ना जाने इनके साथ क्या होने वाला है और इनका जीवन साथी किस किस्म का आदमी था, क्योंकि अम्मी का वो कज़न भी नाना के घर नहीं गया था और ना ही कोई इनके बारे में जानता था कि वो किस किस्म का आदमी है और इनका रहन सहन कैसा है। इसीलिए अम्मी की परेशानी फितरी थी और दिल ही दिल में शदीद घबराहट का शिकार थी। मगर शादी के चंद ही दिनों में इनका सारा खौफ और वहम दूर हो गया। इनके शौहर बहुत ही सुलझी हुई तबीयत के मालिक थे और पढ़े लिखे भी थे, क्योंकि वो शुरू से ही अपने घर और माहौल से बहुत दूर रहे थे और अपनी तालीम हासिल करने के बाद अब वो बाहर के मुल्क नौकरी करते थे। उन्होंने अम्मी को बहुत इज्जत दी, बहुत खुश रखा और इनकी हर ख्वाहिश को पूरा किया। अम्मी की सास भी बहुत अच्छी थी और अपनी भतीजी को पाकर बहुत खुश थी। तो इस तरह अम्मी को इस घर में कोई मसला नहीं हुआ और वो खुश रहने लगी। मगर उनकी ये खुशी आर्जी साबित हुई और शादी के कुछ ही अरसे के बाद जब मेरे चाचू की शादी हुई तो अम्मी की पुरसुकून ज़िंदगी में परेशानियां आने लगी और अम्मी की खुशी धीमी पड़ती पड़ती ख़त्म होने लगी, क्योंकि वो चाचू की वजह से अब परेशान रहने लगी थी। चाचू की हरकतें और इनका काम बहुत अजीब था। पहले तो चूंकि वो घर से बाहर होते थे तो अम्मी कभी इनके बारे में जान नहीं पाई थी, मगर अब जब से उन्होंने अपना काम घर में शुरू किया था तो इनके कामों को देखकर अम्मी को उलझन का शिकार हो चुकी थी। और फिर बहुत जल्द ही अम्मी पर चाचू की हकीकत आश्कार हो गई और तब से अम्मी का जीना हराम हो गया और वो हर वक्त लड़ते हुए पाई जाती थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो अब अब्बू से भी हर वक्त लड़ती थी कि उन्होंने अम्मी को इस अजाब में फंसा दिया था। अम्मी अब चाहती थी कि अब्बू इनको अपने पास बुला लें ताकि वो बाकी की ज़िंदगी सुकून से जिएं, मगर ये सब इतना आसान नहीं था। इसके लिए अब्बू को बहुत वक्त चाहिए था और इनको बहुत मेहनत करना पड़ती। मगर अब्बू ने अम्मी से वादा कर लिया था कि जैसे ही मुमकिन हुआ वो अम्मी और हम बच्चों को अपने पास बुलवा लेंगे। मैं यही सब देखते देखते बड़ी हुई थी और इस सब ने मुझे बहुत चौंकाया था और अब मैं हकीकत जानना चाहती थी, मगर अम्मी हमें इस सब से दूर रखती थी। लेकिन फिर मुझे मौका मिल गया और मैं चाचू के हुजरे में पहुंच गई, मगर अब यहाँ आकर मैं बुरी तरह से पछता रही थी। वो अजीबोगरीब सा कमरा था, वहाँ बहुत ही अजीबोगरीब चीज़ें पड़ी थी और एक अजीब सी नाक में घुसने वाली गलीज सी खुशबू फैली हुई थी और दीवारों पर इंसानों और जानवरों की खोपड़ियाँ लटकी हुई थीं, जिस वजह से मेरे होश उड़ गए थे। और तब चाचू झूमते हुए मेरे पास आए तो मैंने जाना कि वो अपने होश में नहीं थे, बल्कि ऐसा लगता था वो कोई और ही इंसान है। तभी उन्होंने मेरा बाजू दबोचा और गुस्से में कहा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। इस सब से मेरा होश उड़ गया और मेरी चीखें बुलंद हुईं और इसी वक्त हुजरे का दरवाज़ा खुला और अम्मी अंदर दाखिल हुई और मुझे पकड़कर बाहर ले गई। वहाँ से निकलते ही मैं बेहोश होकर गिर पड़ी। फिर जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि अम्मी मेरे पास बैठी हैं और रो रही हैं, साथ ही दादी और चची भी खामोश बैठे हुए थे। मुझे होश में आता देखकर अम्मी मेरे करीब हुई और मुझे सीने से लगाया तो मैं भी रोने लगी। मैं अभी तक डरी हुई थी। तब अम्मी ने कहा, इसीलिए मना करती थी कि दूर रहो इस मामले से, मगर तुमने मेरी नहीं सुनी। तब मैंने अम्मी से माफ़ी भी मांगी और इनसे पूछा वो सब क्या था और चाचू क्या करते हैं। तो मेरी अम्मी ने बताया कि चाचू काला जादू और सिफली अमल करते हैं और अपने इसी सिफली अमल की वजह से औरतों को वो दौलतमंद करते हैं। इनके पास जो औरतें आती हैं वो अमीर होना चाहती हैं, मगर इनके शौहर हलाल कमाई करते हैं जो कि बहुत कम होती थी, मगर इन औरतों को दौलत चाहिए थी, चाहे वो हराम से ही क्यों ना हो। और चाचू अपने सिफली अमल से इनके शौहरों को काबू करते थे, जिससे काले जादू के ज़ेरे असर हर गलत और हराम कमाई को ज़रिया बनाते थे। और फिर कुछ सिफली अमल का दखल भी होता है जिससे वो रातों रात अमीर हो जाते हैं, जो कि आखिर गुनाह और हराम है। और चाचू ये काम बहुत पहले से कर रहे थे। सिफली अमल से उन्होंने जिन्नात को कैद किया हुआ था और वो अपने इस काम की वजह से घर नहीं आते थे।
तभी दादी ने इनकी शादी कर दी ताकि इस चक्कर में वो घर पर रहेंगे। वो घर तो आ गए मगर यहाँ भी हर वक्त हुजरे में बैठे अपने काले इल्म को इस्तेमाल करते थे और चची को बिल्कुल भी वक्त नहीं देते थे। तभी वो दुखी रहती थी और इनका दुख महसूस करके अम्मी दादी से लड़ती थी। मैं ये सब जानकर बहुत हैरान हुई थी और मुझे चाचू से नफरत होने लगी थी। और फिर मेरी सारी हालत और सब कुछ अम्मी ने अब्बू को बताया तो अब्बू भी परेशान हो गए और दिन रात एक करके हमें अपने पास बुलाने का बंदोबस्त शुरू किया। और तब 2 माह के अंदर ही अंदर हम लोग अब्बू के पास पहुंच गए। यही वजह थी कि सब चाचू से नफरत करते थे और मेरी दादी अपने बेटे की मोहब्बत में इसका साथ नहीं छोड़ती थी। हालांकि दादी को भी ये सब पसंद नहीं था, पर बेटे की मोहब्बत में मजबूर थी। इसीलिए अम्मी इनसे लड़ती थी कि आप इन्हें डांटती ही नहीं हैं, और दादी कहती थी कि वो मेरी ही बात नहीं सुनता। अब मुझे मेरी चाची का दुख होता था। हम सब तो यहाँ से निकल आए थे और अपनी जिंदगियों में मस्त हो गए, लेकिन चाची अब तक इसी तरह घुल रही थी। चाचू इनकी तरफ तवज्जो नहीं देते थे और ना ही उनको उनका हक देते थे। वो बुरी तरह से इस काले अमल में मसरूफ रहते थे। नाचार चाची नाराज होकर अपने मैके जा बसी और चाचू से खुला ली। आखिर वो भी इंसान थी, कब तक वो अकेले घर में रहती, जबकि चाचू सारा दिन इस हुजरे में बंद रहते थे। एक रोज़ पाकिस्तान से फ़ोन आया था कि मेरी दादी बहुत ज़्यादा बीमार हैं और दादी ने अब्बा को फ़ोन कर कर बुलाया था। तब हम सब वापस गांव गए थे। दादी की हालत बहुत ख़राब थी। आखिरी बार उन्होंने हम सबको देखा और बहुत प्यार किया और वो फ़ानी जहां से कूच कर गई। अम्मी इस वक्त भी घबराई और परेशान सी थी, क्योंकि चाचू को अपनी माँ के मरने पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। उसने तो उनकी आखिरी रसूमात में भी शिरकत नहीं की थी, क्योंकि अब चाचू के रंग ढंग बिल्कुल ही बदल गए थे। वो पूरी तरह से इस चीज़ में गिरफ्तार हो गए थे। अब्बू की छुट्टियाँ कम थीं, इसलिए हम वापस आ गए थे। अब्बू ने जाने से पहले अपने भाई को बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने उनकी एक बात ना सुनी। उन्होंने कहा कि मुझे अकेला छोड़ देना, जो करना चाहता हूँ वही करता रहूँगा। अब्बू ने उनको उनके हाल पर छोड़ दिया और कहा जब तक उसको अल्लाह की तरफ से हिदायत नहीं मिल जाती ये सुधरने वाला नहीं है, और हम लोग वापस आ गए थे।